देखिए, कल हमने लैंड रेवेन्यू एक्ट स्टार्ट किया था। लैंड रेवेन्यू एक्ट में कितने प्रकार की प्रोसेस होती? तीन प्रकार की होती है। पहले सेटलमेंट, दूसरा लैंड रिकॉर्ड, और तीसरा रिवेन्यू। आगे बात समझ, इनके अधिकारी भी अलग अलग होंगे, ध्यान रखना। इनके अधिकारी भी अलग अलग होंगे। फिर उसके बाद में हमने चार में मंडल पढ़ा। मंडल से जो काम का क्वेश्चन है वो ये था सेक्शन 4 से कि इसमें एक अध्यक्ष होगा और मिनिमम 3 और मैक्सिमम 20 सदस्य होंगे, है ना। फिर 5 से जो काम का क्वेश्चन था कि ये इनका पोस्ट क्या है, राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न यानी प्लेजर ऑफ सॉरी गवर्नर, है ना। बैठक का मुख्यालय अजमेर है। फिर मंडल की शक्तियां क्या बताई कि इस एक्ट की और टेनेंसी एक्ट के लिए अपील, रिवीजन और रेफरेंस के लिए क्या है, हाईएस्ट रेवेन्यू कोर्ट है ना। फिर उसके बाद में सुपरविजन का राइट सेक्शन 9 में है। ये सिंगल बेंच में भी हो सकता है और डीबी में भी हो सकता है। सिंगल बेंच डीबी को रेफरेंस कहां करती है? सेक्शन 11 में। कब? जब विधि, प्रथा या दस्तावेज के अर्थ में कोई कठिन प्रश्न उत्पन्न होता है तो, है ना। और डिविजनल बेंच किसको रेफरेंस करेगी? कब? सार्वजनिक प्रश्न पर। दोनों का अंदर समझ में आ रहा है ना, कि दोनों के रीजन अलग अलग है ना। और डिसीजन कैसे होगा? बहुमत से, है ना। तो ये अपन ने कल देख लिया था। आज सेक्शन 15। सेक्शन 15 में ये कह रहा है कि हम स्टेट का डिवाइडेशन करते हैं। स्टेट का क्या करते हैं? डिवाइडेशन। देखो, ये स्टेट हो गया, है ना। एक स्टेट हो गया। स्टेट को हमने किस में बांटा? डिविजन्स, है ना। संभाग, डिविजन्स में, है ना। फिर डिविजन्स को हमने बांटा, और डिस्ट्रिक्ट्स को बांटा, और सब डिविजन्स को। और तहसील को हमने किस में? पटवारी हल्का। सबसे बड़ा पटवारी होता है, पटवारी से कोई बड़ा नहीं होता। ठीक है। हाँ। वो एक मेरा भाई है, वो भी ये पूछे रहे, तो एक बार वो पटवारी है, तो पूछ रहे थे कि भाई तेरी पोस्ट बड़ी है या इसकी पोस्ट बड़ी है। तो मैं पोस्ट तो इसी की बड़ी है। हमारे को कौन पूछता है? नहीं। तो पूछेगा तो किसको? पटवारी को। तो सेक्शन 15 में हमने ये डिवीजन किया है, किस किस का? स्टेट, स्टेट को हमने संभाग, संभाग को डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट को सब डिवीजन, सब डिवीजन को तहसील, और तहसील को पटवारी हलकों में, है ना। इसमें हमने क्या किया है? डिवाइडेशन किया। ये डिवाइडेशन का तरीका है। ये दे रखा है सेक्शन 15 में कि डिवीजन जिले होंगे जो राज्य सरकार उचित समझे। जिले, डिवीजन समान प्रयोजनों के लिए एक जिला, एक से अधिक जिले होंगे। जिलों को उपखंडों में, उपखंडों को तहसील में, है ना। और फिर इन्हें गजट नोटिफाइड किया जाएगा। अब देखो, तीन तरह के मैटर है।
पहला सेटलमेंट, पहला तो कौन सा आ गया, सेटलमेंट का। दूसरा रिकॉर्ड, और तीसरा रिवेन्यू, है ना। ये तीन तरह के मैटर आ गए। अब इसमें हम अधिकारी अपॉइंट करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी, रेवेन्यू की। तो रेवेन्यू में सबसे पहले स्टेट के लिए तो स्टेट गवर्नमेंट, है ना। फिर यहां पर डिविजनल स्तर पर कमिश्नर, आगे बात समझ में, आयुक्त और एडिशनल आयुक्त। कहां पर, संभाग स्तर पर। फिर आते हैं हम डिस्ट्रिक्ट पर, कौन आ गया, कलेक्टर और एडिशनल कलेक्टर और असिस्टेंट कलेक्टर, है ना। फिर सब डिवीजन पर कौन आ गया, एस डीओ, एस डीएम नहीं है, सब डिविजनल ऑफिसर। किसकी बात कर रहे हैं हम, रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, है ना। और तहसील पर आ गया तहसीलदार, और पटवारी हल्का पे कौन आ गया, पटवारी। ठीक। अब बात करते हैं हम, ये तो हो गई किसकी, रेवेन्यू की। अब स्टेटमेंट में किसकी बात करते हैं, सेटलमेंट की, है ना। भू अभिलेख आयुक्त, क्या होगा, पूरे किस पे, स्टेट के लिए क्या अपॉइंट किया जाएगा, भू अभिलेख आयुक्त। स्टेट के लिए, है ना। लैंड, सॉरी, लैंड रिकॉर्ड कमिश्नर, किसके लिए, पूरे भारत के, पूरे राजस्थान के लिए एक। डिविजनल स्तर पर यहां कोई पोस्टिंग नहीं है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर है कौन, लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर। ठीक। फिर यहां पर एसडीओ को ही इनका एडिशनल पावर होता है। और पटवारी से ऊपर एक वो आ गया, कौन सा, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, आ रहा है, समझ गए। इन्हीं को लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर का भी पावर मिला हुआ है ना। बाकी वो कलेक्टर को इसका पावर मिल जाता है ना। फिर सेटलमेंट के लिए सेटलमेंट, बाकी इन्हीं को इनका पावर दिया जाता है, किसका, सेटलमेंट का, ये अधिकार। सर आवाज नहीं आ रही।
सर वॉइस ही नहीं आ रही। अब आ रही है आवाज? वो चार्ज हो गई होंगे लिए उस। आ रही है। हेलो। हाँ। ठीक है। फिर सेक्शन 24 में सबऑर्डिनेशन दे रखा है। क्या दे रखा है? सबऑर्डिनेशन दे रखा है कि कौन से कोर्ट के सबऑर्डिनेट कौन होगा। तो सबसे पहले रिवेन्यू की बात करें तो रिवेन्यू में कौन आ गया? कमिश्नर के अंडर में सारे आ गए। फर्स्ट क्लोज समझ में आ गए। पहला समझ में आ गया कि कमिश्नर के अंडर में कौन से रिवेन्यू वाले मामलों में बात कर रहे हैं हम, है ना। फिर बात कर रहे हैं हम किसकी? कलेक्टर के अंडर में। आगे बात समझ में। फिर उपखंड वाले किसके अंडर में? वह तहसीलदार, है ना, नायब तहसीलदार, ये सारे, है ना। और तहसील में ये पटवारी, नायब तहसीलदार, ये सब किसके अंडर में? तहसीलदार के। आगे बात समझ में। चार में ये किनसे संबंधित मामलों में आगे? रेवेन्यू से संबंधित। क्लियर है भाई? ऐसी एक लिस्ट दिमाग में रखना जिससे ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी इन सेक्शनों को समझने में। आगे अपील का एक क्वेश्चन आता है, उसमें भी नहीं आएगी, है ना। दूसरी हम बात करते हैं किससे मामले? सेटलमेंट से संबंधित, है ना। तो ये जो भूप्रबंध आयुक्त है, कौन सा?
सेटलमेंट कमिश्नर है, इसके अंडर में कौन आ गया? सेटलमेंट ऑफिसर। और बाकी ये नीचे वाले सारे आ गए, जिसमें कलेक्टर कुलेक्टर सारा ही आ गया, एसडीओ जो है ना। कब मामला सेटलमेंट से संबंधित है तब, है ना। फिर तहसील में तहसीलदार के अतिरिक्त तहसीलदार, नायब तहसीलदार, भू प्रबंध अधिकारी के अधीन होंगे, है ना। फिर कौन आ गया इसके बाद में? सेटलमेंट के मामलों की बात कर रहे हैं हम। ये कौन सा आ गया? डिस्ट्रिक्ट पर सेटलमेंट ऑफिसर है। ये एसडीओ तहसीलदार वगैरह सब किसके अंडर में आएंगे? सेटलमेंट ऑफिसर के अंडर में आएंगे। कब? जब मामला सेटलमेंट से संबंधित हो। ठीक। और बाकी सारे लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर, ये सारे लैंड रिकॉर्ड से संबंधित किसके? डायरेक्टर के। और लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर जो होगा डिस्ट्रिक्ट पर, ये सारे एसडीएम उसडीएम सारे किसके अंडर में आएंगे? लैंड रिकॉर्ड से संबंधित मामलों में इसके अंडर में आएंगे। बस सीधी सी बात है, वो उसके नीचे, वो उसके नीचे, वो उसके नीचे, वो उसके नीचे, वो उसके नीचे सारे। भाई ये श्रृंखला बना लो, एक लिस्ट है ना, सारे के सारे। अब एक बात बताओ, सेक्शन इसका 26 को देख, बाकी काम का नहीं है। सेक्शन 26, एक बात बताओ समझो। जैसे अभी कुछ दिन पहले मेरे पास में एक ऑर्डर आया कि भाई मेरे को सीबीआई 3 नंबर कोर्ट में काम करना है, और सांप्रदायिक दंगा जो डीजे कोर्ट है उसमें आपको काम करना है। वहां जो पोस्टिंग होती है किसकी होती है? एडीपी की, असिस्टेंट डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन। और मैं भी क्या हूं? पीओ। तो मेरे को वहां क्यों लगा है? तो एक पोस्ट ऊपर का चार्ज दिया जा सकता। जैसे आप एपीओ लगोगे तो आपको एसीजेएम कोर्ट में भी लगाया जा सकता है। आगे बात समझ में? यानी एक पोस्ट ऊपर का आपको क्या दिया जा सकता है? चार्ज दिया जा सकता है। कहां पर? हर डिपार्टमेंट। वही बात हम रिवेन्यू में करते हैं। तो एडिशनल पावर ऑफ ऑफिसर्स के, समझ गए? तो एक पोस्ट ऊपर चलते जाओ। पटवारी तहसीलदार के पावर यूज नहीं करता ना भाई। वो तहसीलदार, तहसीलदार के, तहसीलदार एसडीओ, एसडीओ और कलेक्टर के, और कलेक्टर डिविजनल कमिश्नर। यही चीज यहां पर लागू होती है सेटलमेंट के मामलों में। तो यानी एक पोस्ट ऊपर का क्या होता है? एडिशनल काम कर सकते। अब जैसे आप एपीओ बन गए तो आपको पीओ का चार्ज भी दिया जा सकता। अब जैसे मैं पीओ हूं तो मेरे को एडीपी कोड का भी चार्ज दिया जा सकता। तो एक पोस्ट ऊपर का एडिशनल पावर होता। समझ गए? फिर बात करते हैं इनहेरिटेंस पावर्स, अंतर्निहित शक्तियां। तो देखो कमिश्नर में इसका पावर होता है, किसका? नीचे वालों का, है ना, सारों का। कि कमिश्नर कलेक्टर का, एडिशनल कलेक्टर, एसडीओ, इन सब के पावर यूज कर सकता है। कलेक्टर इससे नीचे वालों के पावर यूज कर सकता है। एसडीएम इससे नीचे वालों के पावर यूज कर सकता है। समझ गए? यानी एडिशनल में तो अपनी पोस्ट से एक पोस्ट ऊपर, और नीचे वालों के पावर लास्ट तक यूज कर सकता है। पटवार घर में आकर के रिपोर्ट भी तैयार कर सकता है कलेक्टर। समझ गए? कि अगर पटवारी न्याय नहीं कर रहा तो यही बात कहां लागू होती? यही बात सेटलमेंट। समझ गए? इनहेरिटेंस पावर्स और एडिशनल पावर्स समझ गए? इनहेरिटेंस पावर्स में तो जो ऊपर वाला है, नीचे वाली जो भी पोस्ट है जिससे सबऑर्डिनेट है,
उनके सारों के पावर यूज करेगा। और ऊपर वाला, नीचे वाला अपने से एक पोस्ट ऊपर का। सेक्शन 30 को अंडरलाइन करके और 31 को अंडरलाइन करके क्वेश्चन मार्क बना लीजिए। 30 में पटवारी हलकों का निर्माण किया गया है बेटा। बेटा वो तो गए हुए हैं सुबह, है ना। सेक्शन 30 में पटवारी हलकों का निर्माण किया गया। पटवारी की नियुक्ति कौन करता है? कलेक्टर के लिए। कौन करेगा? पटवारी की नियुक्ति कौन करता है? कलेक्टर करता है ना, कलेक्टर। इसको अंडरलाइन करके क्वेश्चन मार्क बना देना। पटवारी का काम क्या है? कि काश्तकारों से संपूर्ण लगान, राजस्व, अन्य मांगों की वसूली करना, अन्य कर्तव्य जो राज्य सरकार विहित करे। फिर सेक्शन 33 इंपोर्टेंट है। कौन आ गया? गिरदावर, कानूनगोर और लैंड रिकॉर्ड इंस्पेक्टर, है ना। और अपॉइंट कौन करता है? कलेक्टर। इसको भी अंडरलाइन करके क्वेश्चन मार्क बना लो 33। समझ गए भाई? 30, 31 और 33, है ना। 30, 31 और क्या बेटा है? बुक तो आ गई, लेकिन बेटा कल आना सुबह है, वो 5 बजे तक ही रहता है सर, है ना। ठीक है। फिर उसके बाद देखिए सेक्शन 52, 52 सॉरी, सेक्शन 52। बाकी छोड़ दो, बाकी आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा ना। सेक्शन 52 में कि जब भी ये अधिकारी सर्वेक्षण करने या सीमा निर्धारण करने के लिए अपने कार्य के लिए किसी के घर में भी घुस सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि 24 घंटे का नोटिस देना आवश्यक। जमीन में घुस सकते हैं, पटवारी को घुसने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन 24 घंटे तक रोका जा सकता है। क्या जरूरी है? यानी सर्वे करने के लिए और बाउंड्री करने के लिए 52 में ये क्या कर सकते हैं? एंटर कर सकते हैं। और सामने वाले की ड्यूटी है कि उन्हें, लेकिन इसके लिए जरूरी है क्या? पहली चीज तो कि 24 घंटे का नोटिस कम से कम, और दूसरा उसकी सामाजिक और धार्मिक भावनाओं का ध्यान रखा जाएगा। सेक्शन 52। फिर सेक्शन 53, ठीक। सबसे बड़ा कोर्ट कौन? अब एक बात बताओ, आपका मामला अजमेर चल रहा है और आप उसको जयपुर ट्रांसफर कराना चाहते हो, तो कहां से कराओगे? राजस्व से संबंधित मामलों का। जैसे सीपीसी पढ़ी ना आपने, कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में करवा रहे हो तो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हो। आ रही बात समझ में? अगर स्टेट में करवा रहे हो एक जिले से दूसरे जिले में, तो हाई कोर्ट में जा रहे हो। और एक ही सेशन कोर्ट के अंडर में से करवा रहे हो तो सेशन कोर्ट से करवा रहे हो कि नहीं करवा रहे। वही बात यहाँ पर है कि आप किसको करवाना चाहते हो, स्थानांतरित करने की।
तो कौन कर सकता है? या तो सरकार कर सकता है और मंडल कर सकता है। अब बड़ा क्वेश्चन ये है कि मंडल कौन से मामलों में कर सकता है और सरकार कौन से मामलों में कर सकती है। देखो, राज्य सरकार और भू अभिलेख निदेशक गैर न्यायिक मुकदमों को, कौन से को? जो जुडिशियल प्रोसीडिंग के नहीं है, अथवा गैर न्यायिक मुकदमों की किसी श्रेणी को जो भू प्रबंध से संबंधित, स्थानांतरित कर सकता है। कौन करेगा? और लैंड रिकॉर्ड कमी डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड, है ना। बाकी जो मामले किससे न्यायिक मामले हैं और किससे संबंधित है? लैंड रिकॉर्ड से संबंधित है। उन मामलों का ट्रांसफर कौन करेगा? मंडल करेगा। मंडल भू प्रबंध आयुक्त या भू अभिलेख निदेशक न्यायिक भू प्रबंध से संबंधित किसी मुकदमे या मुकदमों की किसी श्रेणी को राजस्व न्यायालय राजस्व अधिकारी जो निपटारा करने में सक्षम है अन्य न्यायालय अधिकारी को क्या कर सकता है? स्थानांतरित कर सकता है। कौन से वाले? एक तो ये आ गया, आगे बात समझ। एक आ गया, कौन सा? ये कौन करेगा? यानी भूप्रबंध से संबंधित नहीं है और गैर न्यायिक मामले हैं, तो इनका दोनों का ट्रांसफर ये कर सकता है और ये कर सकता है। बच गए कौन कौन से? एक तो ये बच गया, फिर ये आ गया अगर न्यायिक संबंधित है, और ये आ गया। आगे बात समझ में। और एक मंडल, है ना। ये क्या कर सकता है? न्यायिक मामलों और भूप्रबंध से संबंधित मामलों को क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं। आगे बात समझ में। एक राजस्व न्यायालय से, ये तो आ गए ऊपर वाले। अब इनकी बात करते हैं। सही है। अगर लैंड स्टेटमेंट से हैं, लैंड रिकॉर्ड से हैं और कलेक्टर के, यानी तीनों का पावर एक्सरसाइज कर रहा है, तो अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट है उनके मामलों को ट्रांसफर कौन कर सकता है? कलेक्टर, लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर और सेटलमेंट ऑफिसर। ये सेकंड क्लोज। 53। 54, आयुक्त, कलेक्टर, उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, भू अभिलेख अधिकारी, भू प्रबंध अधिकारी, है ना। सारे आगे। इनके सबऑर्डिनेटों के मामलों को क्या कर सकते हैं? ये क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं और डायरेक्शन दे सकते हैं। बस इतना ही ध्यान रखना है। स्पेशली कौन सा? 53। आपसे ये पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव में कि राज्य सरकार कौन से मामलों को ट्रांसफर कर सकती है, तो कौन से? कि यानी स्टेट के कोई से भी राजस्व न्यायालय से दूसरे राजस्व न्यायालय में कर सकती है। शर्त क्या है? गैर न्यायिक संबंधित, नॉन जुडिशियल प्रोसीडिंग होना चाहिए, और दूसरा सेटलमेंट से संबंधित नहीं होना चाहिए, है ना। स्पेशली यही क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको दिमाग में रखना या बैरेट के ऊपर लिख लो कि राज्य सरकार गैर न्यायिक और सेटलमेंट से असंबंधित यानी नॉन सेटलमेंट से संबंधित मामलों को क्या कर सकता है? ट्रांसफर कर सकती है। कि राज्य सरकार नॉन जुडिशियल प्रोसीडिंग्स और सेटलमेंट से असंबंधित यानी मैटर्स नॉट रिलेटिंग टू सेटलमेंट, इनको क्या कर सकती है? ट्रांसफर कर सकती है। कि राज्य सरकार गैर न्यायिक मामले जो भू प्रबंध से संबंधित नहीं है को क्या कर सकती है? ट्रांसफर कर सकती। तो ऑप्शन 53 और 54 में क्या है? ट्रांसफर। फिर मुकदमों को एकत्रित करना। भाई एक ही मामले किसी सब्जेक्ट को लेकर के अगर मुकदमे है ना, तो उनको क्या करना? एक जगह। जैसे मैं एक बात बताऊं, एक केस है, उस केस में क्या हुआ है कि साउथ की हीरोइन होती है,
खुशबू, उसने स्टेटमेंट दिया कि शादी से पहले लड़कियों का फिजिकल रिलेशन बनाना आवश्यक है। ठीक। अब इस स्टेटमेंट के बेस पे उसके खिलाफ 293 आईपीसी के कम से कम 150 मुकदमे दर्ज हो गए। ठीक। जो भी जाए वो कहा साहब असली स्टेटमेंट हमने यहां सुना, भाई मीडिया पे भी तो सुना। वो कहा कि ये असली स्टेटमेंट दे रही है, रिलेशंस की बात कर रही है, तो इसलिए अब वो 100 150 के आसपास उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो गए। कौन सी कोर्ट में जाएगी? इसलिए उसने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट फाइल की। उन्होंने कहा साहब मैं 120 में कहाँ कहाँ घूमूंगी, और आप सबसे बड़े हैं इसलिए आप ही सुन लो। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है। फिर खुशबू वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका के केस को सुप्रीम कोर्ट ने सुना, और जो लिव इन रिलेशनशिप से संबंधित डायरेक्शन है वो जारी किया। 2002 का केस है। पहली बार लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता कौन से केस में दी? खुशबू वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। तो समझ गए कि इस केसों को इकट्ठा किया कब किया जाता है। तो अगर सार्वजनिक महत्व के मामले हैं और एक ही जैसे हैं, जैसे आपका ऑर्डर 1 रूल 8 है, 8 है कि नहीं है, वैसे ही है ना। तो वो कहां पर है? सेक्शन 55 में। इतना दिमाग में रखना। 56 इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन करके क्वेश्चन मार्क बना लो। कि जो भी एप्लीकेशन राजस्व न्यायालय अधिकारी के सामने उपस्थित होगी वो कौन पेश कर सकता है? पहला, पार्टीज इन पर्सन, रिकॉग्नाइज्ड by legal practitioner duly authorized by the parties competent to before such। तीनों के बीच में कनेक्टिंग वर्ड क्या है? तीनों में कोई भी पेश कर सकता, लेकिन राजस्व न्यायालय चाहिए कि भाई इसका वकील भी है और अभिकर्ता भी है, और वो कहा नहीं मैं तो उसी से मिलूंगा। किससे? पार्टी से ही। तो वो क्या कर सकता है? बुलवा सकता है। सेक्शन 56 है ना। इंपॉर्टेंट है कि कौन एप्लीकेशन पेश करेगा। फिर ये सम्मन की सर्विस, सेक्शन 58 में सम्मन दे रखा है। सम्मन वही होगा, प्रारूप सभी को पता है कि सम्मन 2 कॉपियों में होगा, और प्रिसाइडिंग ऑफिसर के उस पर क्या होंगे? साइन और मोहर लगी हुई होगी। सेक्शन 58। फिर सेक्शन 59 में सर्विस ऑफ सम्मन, किस सम्मन की सर्विस कैसे की जाएगी? सम्मन की सर्विस कैसे की जाएगी? पहला, पर्सनल सम्मन, यानी उस व्यक्ति को कॉपी दी और रिसीविंग ले ली। दूसरा, बाय हिज रिकॉग्नाइज्ड एजेंट और लीगल प्रैक्टिशनर को। तीसरा, एनी एडल्ट मैन मेंबर ऑफ द फैमिली यूजुअली रेजिडेंस विथ हिम। किस पे होगी? इसको अंडरलाइन कर लेना, पूछ लेते हैं। फिर थर्ड, अगर उसने लेने से मना कर दिया तो उसके घर के बाहर चिपका देंगे। नहीं, अगर दूसरे जिले में रहता है तो डाक द्वारा भेजा जाएगा उस जिले के कलेक्टर को, और वो तामील कराएगा। या रजिस्ट्री द्वारा भी क्या किया जा सकता है? भेजा जा सकता है। सेक्शन 59।
फिर देखिए सेक्शन 63, सेक्शन 63, if any party to a case or proceeding before a revenue court or officer does not appear, यानी कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं हो रहा तो उसकी एब्सेंस में प्रोसीडिंग करके ऑर्डर कर देता है। सीपीसी में कहाँ होता है? ऑर्डर नो रूल 6। आगे बात समझ, यानी सम्मन की कंप्लायंस के बाद भी नहीं आ रहा है, जिसको हम बोलते हैं एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स, ऑर्डर नो रूल 6 में, है ना। Any subsequent date or date which the hearing may be has been postponed, the case of proceeding may be heard and determine his absence or may be dismissed. Default. और दूसरी चीज कि देखो सम्मान सर्विस के लिए आपको क्या करना होता है? फीस देनी पड़ती है, जिसको बोलते हैं तलबाना। जो आपके वर्ड यूज रखा है ना, तलबाना, इस तलबाने का मतलब होता है कोर्ट फीस, सम्मन की फीस चोरी, है ना। यानी सम्मन की सर्विस के लिए जो फीस दी जाती है उसको क्या बोलते हैं? तलबाना। जो ये वर्ड यूज कर रखा है ना हिंदी में। और अगर आपने तलबाना पेश नहीं किया तो कोर्ट आपके खिलाफ कार्रवाई कर देगा और आपके मामले को क्या कर देगा? डिसमिस कर देगा। और अगर आपके पास सम्मन सर्विस हो गया, नहीं आ रहे हैं, तो एक्सप्रो क्या करेगा? प्रोसीडिंग करेगा। अब सबसे बड़ी जो खासियत है ना, वो इसके सेक्शन 65 में दी हुई है कि एक्स पार्टी ऑर्डर को आपने अगर हो गया तो नीचे ही क्या करो? सेट असाइड कराओ। एक्स पार्टी ऑर्डर की अपील नहीं होगी। एक्सेप्ट वेयर ए केस और प्रोसीडिंग बिफोर एनी रेवेन्यू कोर्ट और ऑफिसर हैज बीन डिसाइडेड ऑन मेरिट, नो अपील से लाइव फ्रॉम ऑर्डर पास अंडर सेक्शन 63। केवल जो मेरिट पे डिसीजन हुए हैं उन्हीं की अपील होगी, सेक्शन 60 वाले ऑर्डर की अपील नहीं होती। एक्स पार्टी ऑर्डर की अपील यहां नहीं होती। ये सबसे बड़ी बात है इसकी। ठीक है। और अगर 30 कि द पार्टी अगेंस्ट whom any order is passed under section 30T may apply within 30 days from that such order have been set attached on the ground। यानी आप क्या कर सकते हो? अगर आपके खिलाफ ऑर्डर पास हुआ है तो 30 दिन में उसे सेट असाइड करने के लिए आप उसी कोर्ट में, किसने, जिसने ऑर्डर किया है, उसमें आवेदन कर सकते हो। कितने दिन में? अपील नहीं होगी, क्या होगा? और कितने दिन में? 30 दिन। केवल जो मेरिट पे डिसीजन हुए हैं उन्हीं की अपील होती है। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है सेक्शन 65 इसका। और सेट असाइड करने की लिमिटेशन कितनी है? 30 दिन। द पार्टी against whom an order is passed under section 63 may apply within 30 days from the date of such order to have it set aside the ground that he was prevented by any sufficient cause for appearing as a hearing from paying and requires just processing fees for the service of summon or notice on the opposite party, and revenue court or officer may, after notice to opposite party, after making such inquiry as may be considered necessary, set aside the order passed। समझ गए कि एक्स पार्टीज उसमें होती है 96 में, इसमें सीपीसी में। लेकिन यहां एक्स पार्टी ऑर्डर की अपील केवल किसकी होती है?
केवल जो मेरिट पे डिसीजन हुआ है, यानी दोनों पक्षों को सुनने के बाद जो डिसीजन हुआ है उसी की अपील होगी। तो सेक्शन 65 इंपोर्टेंट। फिर उसके बाद में सेक्शन 68, कि ये जितने भी रेवेन्यू कोर्ट है, जो लिस्ट यहाँ लगी हुई है कौन सी, इन सबको पावर है कि ये मामले को आर्बिट्रेशन को भेज सकते। और ये क्वेश्चन कोई नहीं पूछता, केवल ये पूछते हैं कि अगर मामला रेवेन्यू कोर्ट वहां गया आर्बिट्रेशन में, और आर्बिट्रेशन ने कोई पंचायत अवार कर दिया, उसको सेट असाइड करने के लिए आवेदन कितने दिन में कर सकते, कितने दिन में, 20 डेज में, अंडरलाइन करके क्वेश्चन मार्क बना लो। अब हम बात करते हैं किसकी, अपील की। नेक्स्ट बात किसकी करते हैं। एक बात बताओ, रेवेन्यू कोर्ट आपको पता है कौन से, ये सारे क्या है, रेवेन्यू कोर्ट। अब आपको केवल अपील देखनी है, किसकी अपील कैसे होगी। ठीक है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं भू प्रबंध और भू अभिलेख से संबंधित मामलों में तहसीलदार से असंबंधित, यानी मामला किससे संबंधित है, रेवेन्यू से संबंधित है। सेक्शन 75 को फर्स्ट देखिए कि मामला किससे संबंधित नहीं है, सेटलमेंट और लैंड रिकॉर्ड से संबंधित नहीं है, तो बच गया कौन सा। और इसमें अगर तहसीलदार ने कोई ऑर्डर किया है तो इसकी अपील किसकी होगी, किसको होगी, कलेक्टर को। किसको होगी, कलेक्टर को। और एसडीओ ने किया है तो कलेक्टर को। भाई रेवेन्यू से संबंधित मामले में चाहे तहसीलदार ने ऑर्डर किया हो या एसडीओ ने किया हो, दोनों की अपील किसको होगी, कलेक्टर को होगी। फर्स्ट और सेकंड, ए और बी को देखो। सॉरी सॉरी सॉरी, इसकी अपील तो, तहसीलदार की अपील तो होगी कलेक्टर को, और एसडीओ ने और कलेक्टर ने कोई ऑर्डर किया है, इसकी होगी REE को। रेवेन्यू से संबंधित में। ठीक है, ये हो गया। फिर आता है हम सेटलमेंट ऑफिसर, है ना, कौन सा, डिस्ट्रिक्ट का सेटलमेंट ऑफिसर। और मामला किससे संबंधित है, सेटलमेंट से संबंधित है। उसके नीचे के जो सारे भी कोर्ट है, यानी एसडीओ हो, चाहे तहसीलदार हो, नायब तहसीलदार हो, किसी ने भी कोई ऑर्डर किया है, अपील कहाँ होगी, सेटलमेंट ऑफिसर को। मामला अगर लैंड रिकॉर्ड से संबंधित है, और बाकी सारे देखो यहां थोड़ा सा डिफरेंट है, तहसीलदार की अपील कलेक्टर को, और एसडीओ की अपील और इसकी अपील REE को। सेटलमेंट से संबंधित जो जिले में है वो कौन सा हो गया, सेटलमेंट ऑफिसर। उसके सबऑर्डिनेट जितने भी कोर्ट है उनकी अपील किसको होगी, जिले में जितने भी लैंड रिकॉर्ड से संबंधित ऑफिसर हैं उनके ऑर्डर की अपील किसको होगी, आगे बात समझ। तो ये जिले जिले वाले हो गए। अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं सेटलमेंट ऑफिसर की। इसकी अपील किसको होगी, सेटलमेंट आयुक्त को। लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर की किसको, डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड, है ना, ये दे रखा है। और बाकी फिर बच कौन कौन सा गया, ये और REE, इनकी अपील किसको होगी,
आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, अपील प्राधिकारी और भू प्रबंध आयुक्त, इनकी सबकी अपील किसको होगी? बोर्ड को। समझ गए? फिर सेकंड अपील की बात करें तो भाई तहसीलदार की सेकंड अपील कलेक्टर के ऑर्डर की होगी, किसको होगी? RAA को, RAA की। और आयुक्त की किसको होगी? बोर्ड को। इसी प्रकार इन्होंने जो ऑर्डर किया है इसकी सेकंड अपील किसको होगी? लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर की, लैंड रिकॉर्ड आयुक्त को, और इसकी डायरेक्टर को। देखिए इसका सेकंड 75 और 76। चलो इसको कल करते हैं, ठीक है। लेकिन इसको जो मैंने लिस्ट बनाई है, इस लिस्ट को एक बार रट लेना, आराम से समझ में आ जाएगा, 5 मिनट का काम।